हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार की थी, तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसी थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि, व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में मूलभूत उन्नति हुई। लोग आर्थिक तौर पर बहुत ही समृद्ध हुए। देखा जाए तो इस समय आर्थिक तौर पे लोग समृद्ध तो हुए, कृषि, व्यापार, उद्योग में काफ़ी प्रगति हुई, लेकिन देखा जाए वास्तविक जो है उन्नति नहीं हुई। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ये उन्नति उन लोगों के लिए थी जो उच्च वर्ग के थे, लेकिन जो निम्न वर्ग के थे वो निम्न वर्ग के होते चले गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आया है, कृषि में समृद्धि। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कृषि में समृद्धि। देखा जाए तो अधिकतर लोग गांव में रहते थे और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति हुई और इसके पीछे कई कारण थे। ये तो आपको भली भांति समझ होगी कि भारत जो है कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है और कहते हैं पुरातन समय से आधुनिक युग तक हमारा कृषि ही मुख्य व्यवसाय रहा है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जलवायु है और यहाँ पर न जाने कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो हर एक कृषि के लिए एक आदर्श में जो है मिट्टी के रूप में साबित होती है। इसलिए भारत में कृषि व्यवसाय जो है मुख्य तौर पर की जाती है और यहाँ पर देखा जाए गंगा यमुना नदी के मध्य भूमि जिले हर्ष कहते थे अत्यंत उपजाऊ थी और आर्य ने इस क्षेत्र में कृषि कार्य आरंभ किया। भारत में सबसे बड़ी विभिन्नता यही है कि यहाँ पर गंगा यमुना जो सालों साल बहती रहती है, कृषि करना आसान कर देती है। इसलिए भारत में कृषि करना काफ़ी आसान है और ये हमारे उत्तर वैदिक काल हो या ऋग्वैदिक काल हो, हर समय कृषि जो है अपनी चरम सीमा पे थी। और कहते हैं आधुनिक युग में भी हमने आधुनिक मशीनरियों का उपयोग करके जो है हरित क्रांति ला दी है और ये ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कृषि में समृद्धि का कि यहाँ गंगा यमुना नदियाँ जो है अपनी प्रवाह के कारण जो सालों साल चलती रहती है, कृषि के लिए जो है सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए पानी की उपलब्ध करा देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लोहे की खोज ने भूमि को जोतने तथा वनों को आसानी से साफ करने के लिए मजबूत प्रदान किया, क्योंकि उस समय लोहे की खोज हो गई और लोहे की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे जो है आसानी से खेतों को जोता जा सकता था और दूसरा जो था वनों की सफाई करना आसान हो गया, जिससे इस समय काल में उत्तर वैदिक काल में कृषि जो थी समृद्धि पे पहुंच गई। जैसे जैसे वन साफ हुए खेतों के लिए अधिक भूमि प्राप्त होती गई। कुछ हल तो इतने भारी होते थे कि उनको खींचने के लिए 2 से 24 बैलों की आवश्यकता होती थी। यानी देखा जाए तो उस समय भूमि की जुताई के लिए जो हलों का उपयोग होता था उसमें 2 से 24 बैलों का उपयोग होता था। उस समय बैल जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी, कहते हैं कृषि करने के लिए। लेकिन आधुनिक युग में देखिए बैलों का आज कोई महत्व नहीं है, ये सड़कों पर घूम रहे होते हैं। और पुराने समय में जो है बैलों से कृषि करने में उपयोग किया जाता था तो उसकी कीमत भी बहुत थी। तो कहते हैं ना, ऐसा कलयुग है जिसका सब कुछ रूप रंग ही बदल गया है। जो बैलों को पहले लोग लाखों करोड़ों में खरीदने की कोशिश करते थे, आज चवन्नी के भाव भी नहीं बिकते हैं। आपने मदर इंडिया देखा ही होगा कि जब एक बैल मर जाता है तो मदर इंडिया को जो है दूसरे बैल की जगह पर जो है यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं इस समय का कुछ चक्र ही है। वह खेतों की सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थे, किंतु उन्होंने कई कृत्रिम संसाधन जैसे कुएं, नहरें आदि का भी प्रयोग भली भांति जानते थे। इन्हीं कारणों से इस
समय काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि में समृद्धि आ गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं समय बीतने के साथ वैदिक लोगों ने मौसम, खाद और सिंचाई का बेहतर ज्ञान प्राप्त कर लिया। गोबर की खाद का प्रयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने करने लग गए। और देखा जाए तो प्रमुख कृषि उत्पादन थे गेहूँ, जौ, चावल, कपास, दाल, फल और सब्जियां। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समय के साथ उन्होंने जो है मौसम संबंधी जो है खाद और सिंचाई को बेहतर ज्ञान प्राप्त करना शुरू किए। और सिंचाई में जो है और कृषि में उन्होंने 4 चांद लगा दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनकी कृषि में समृद्धि के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पशुपालन। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उन्होंने गौ, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऊँट तथा हाथी आदि जानवरों को पालतू बनाया। ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऊँट, हाथी आदि जानवरों को अपना पालतू बनाए। गाय एक पवित्र पशु माना जाता था उस समय। राजा ब्राह्मणों को गाय दान में देते थे। किसी भी व्यक्ति की समृद्धि की पहचान उसके पशुधन से ही होती थी कि कौन व्यक्ति कितना धनी है, जितना उसके पास पशु होते थे। उस समय पशु से आकलन होती थी कि कौन व्यक्ति कितना समृद्ध है। गौ हत्या करने वालों को सजा दी जाती थी, यानी गौ को जो हत्या करते थे, गाय को, उनको जो है सजा दी जाती थी। आर्यों को इन पशुओं को से दूध, मांस, ऊन, चमड़ा मिलता था। साथ ही इन जानवर का प्रयोग खेत जोतने एवं रथों खींचने एवं यातायात के साधनों के रूप में भी भली भांति करते थे। तो देखा जाए उत्तर वैदिक काल में पशुपालन काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इनके कारण इनका जो है जीवन बहुत ही आसान और सरल बन गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार तथा वाणिज्य। वाणिज्य बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यापार और वाणिज्य। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में व्यापार तथा वाणिज्य में बहुत अधिक उन्नति हुई। देखिए, वाणिज्य का मतलब होता है जो इकोनॉमिक्स से आधारित होती है। देखा जाए तो व्यापारियों ने अपने संघों यानी गिल्ड का निर्माण किया और इसके मुखिया को जो है श्रेष्ठी कहा गया था। यानी संघों का इन्होंने निर्माण किया जिसके मुखिया को श्रेष्ठी कहते थे और संघ को गिल्ड के नाम से जाना जाता था। और ये संघ व्यापारियों के हितों की रक्षा करते थे तथा व्यापार को प्रोत्साहन भी करते थे। देखा जाए तो आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार उस समय खूब उन्नति पे थे। यानी आंतरिक भी थे, यानी घर में भी काफ़ी अच्छा व्यापार होता था और बाहरी देशों के साथ भी काफ़ी व्यापार होता था। यानी इस समय उत्तर वैदिक काल में व्यापार खूब उन्नति कर रही थी। और आंतरिक व्यापार स्थल जलमार्गों से ही होती थी। यानी देखा जाए तो जलमार्गों का ये भली भांति प्रयोग करना जानते थे। और इस युग के व्यापार के मुख्य केंद्र थे कौशाम्बी, विदेह, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी आदि, जो कि आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निषक कुशनल जैसे मुद्रण उस समय काफ़ी प्रचलित थी। यानी मुद्रा देखा जाए यानी पैसे निषक के नाम से या कुशनल के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी और विनिमय के लिए गायों का प्रयोग भी भली भांति होती थी। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु प्रणाली, देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत होता है कि आप किसी वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देते हो। यानी उस समय जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली काफ़ी प्रचलित थी और विनिमय के लिए लोग गायों का उपयोग भली भांति करते थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अन्य व्यवसाय। कहते हैं कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग जैसे मुख्य व्यवसायों के साथ इस युग में कई नए व्यवसाय की भी फल फूल रही थी। इसमें से प्रमुख थे रथ बनाने वाले, ज्योतिष, टोकरी बनाने वाले, नाई, बढ़ाई, लोहार, सुनार, मुहावरी, शिकारी, रंगरेज आदि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उस समय कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग जैसे प्रमुख व्यवसाय तो थे ही, उसके इसी युग में और भी जो है व्यवसाय फल फूल रही थी। यानी इसी समय से हमें
जो रथ बनाने कला, ज्योतिष, टोकरी बनाने की नई पद्धति, नाई, बढ़ाई, लोहार, सुनार, मुहावरे, शिकार, रंगरेज आदि इसी समय व्यवसाय का जो है मुख्य लक्षण हमें देखने को मिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं रंगाना, बुनना, कढ़ाई करना और टोकरी बनाना जैसे कार्य प्रमुख रूप से स्त्रियों द्वारा की जाते थे। पैसा उधार देने का व्यवसाय भी उन्नत था, यानी इस समय जो है साहूकार प्रणाली भी थी, जो साहूकार जो थे व्यवसाय के लिए पैसे उधार दिया करते थे। तो देखा जाए तो ये उत्तर वैदिक काल जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी आर्थिक जीवन के अंतर्गत। उसके पश्चात अगर हम बात करें धातुओं का ज्ञान, कहते हैं इस युग में लोगों ने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्त आदि का प्रयोग सीख लिया था और ये उनके जीवन को और भी बेहतर बना दिया और आर्थिक उन्नति के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय पशुपालन तो थी ही थी, धातुओं का ज्ञान भी था और इवन कि वो व्यापार करने में भी कुशल थे और नए नए व्यवसाय का भी उनको सीख मिल रही थी। तो ये उत्तर वैदिक काल काफ़ी महत्वपूर्ण थी इन सब के अंतर्गत। इसके साथ देखा जाए तो औषधि ज्ञान भी उस समय प्रमुख थी। इस युग में लोगों को विभिन्न औषधियों का ज्ञान था और वैद्य का व्यवसाय स्थापित हो चुका था, यानी वैद्य जो थे, जो कि डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं आज आधुनिक युग में, उसका भी जो है स्थापित हो चुका था। इस युग में जो लोग थे औषधि से अपना इलाज किया करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो बड़े नगरों का भी इस समय उदय हो चुका था। इस समय लोग जो थे बड़े बड़े नगरों में रहा करते थे, यानी ये आर्थिक जीवन उनकी काफ़ी कुशल थी। यानी बड़े नगरों का उदय के अंतर्गत देखिए तो कहते हैं वैदिक युग के आरंभ में लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे। जो हम ऋग वैदिक काल में पढ़े उसमें जो थे ये छोटे छोटे गांव में रहा करते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल हुई तो उसमें वो बड़े नगर अस्तित्व में आने लग गए और ये बड़े बड़े नगरों में रहने लग गए, क्योंकि उस समय हमें हस्तिनापुर, अयोध्या, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, काशी, प्रयाग आदि शहरों के नाम जो है प्रमुख रूप से आता है। तो आप समझ सकते हो कि ऋग वैदिक काल में जो थे ये लोग गाँव में निवास करते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो ये इन्होंने जो है शहरों नगरों में रहना शुरू कर दिया। और इस नगरों की महत्वपूर्ण जो हमें लेख मिली है हस्तिनापुर उसके समय काफ़ी थी, और अयोध्या जो फैली हुई थी, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, काशी, प्रयाग, ये सारे जो है नगरों की हमें व्याख्या मिली है। तो इससे ये बात साबित होता है कि उस समय बड़े नगरों का उदय काफ़ी महत्वपूर्ण थी आर्थिक जीवन के अंतर्गत। तो ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी रखता है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आपको चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे और आपके लिए त्रिपाण सेंटर जो है वीडियो बनाता रहे, तो जर्नल सी बात है आपको भी त्रिपाण सेंटर के लिए कुछ करना है। और करना इतना ही होता है कि जैसे आप वीडियो ख़त्म होता है, आप वहाँ पर शेयर की वीडियो दिख रहा होता है, उसको दबाइए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, लेकिन तब लगाइए जब आपको ये वीडियो खुद समझ में आए। और समझ में तब आएगा जब इसको अग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, क्योंकि अगर अधूरा रखिएगा ज्ञान तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की विचार मन में रखिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद कीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो जर्नल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें सब कुछ है आपके लिए। सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर सभी वीडियो है, सभी क्लासों के लिए है, सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, सभी क्लासों के लिए है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचिए नहीं दोस्तों, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।